इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम थी। उसी टाइम मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया गाँव में। तो वो हमेशा मुझे बोला करती थी कि तू अगर पढ़ेगा नहीं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे काम मज़दूरी करनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन से सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। 10 दिन मैंने खाया पिया नहीं, रूम में ही रहा, बाहर नहीं जाए, आपघाती के विचार आए। वन कंट्री भारत के साथ क्या कर सकता है, करेगा, वो सोच सरदार पटेल में थी। कंटिन्यूअस 10, 12 साल, 15 साल कैरियर गाइडेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार। So, welcome viewers for the one another episode of the Career Show। और इस बार मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो आर वगासिया नाम से अलग अलग फर्म्स है। आर वगासिया नाम से टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंसी की फर्म है, इन्वेस्टिंग की फर्म है, और साथ में सबसे अच्छी बात यह है, मुझे जो कॉल करता है उनका जब मैंने सीवी मंगवाया तो उनके पूरे सीवी या रिज्यूम जो भी बोलते हैं 1/4 पार्ट वो क्या करते हैं फिनेंशियल अर्न करने के लिए उसकी बातें हैं, और 3/4 पार्ट भरा हुआ है वो समाज के लिए क्या करते हैं। तो सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। किसी भी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसकी बात उसमें वो सपोर्ट करते हैं। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पे चेयरमैन है, कहीं पे जॉइंट सेक्रेटरी है, कहीं पे सालों से सेवा दे रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट, अभी सूरत का जो साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके प्रेसिडेंट है। और आज के एपिसोड की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अभी तक जितने भी मैंने एपिसोड शूट किए वो सारे यंगस्टर्स आए थे, और आज ओल्ड नहीं है बट यंग एट हार्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस एट हेड है। तो ऐसे यंग एंड डायनेमिक और हाईली एक्सपीरियंस रमेश सर को मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। मैंने जो चीजें समझी है, जानी है, आपसे सुनी है, आपके आसपास से लोगों से समझी है कि बहुत ही एक छोटे से विलेज से आते हो सौराष्ट्र के, और ज्यादा कोई माहौल पढ़ाई लिखाई का था नहीं, और ना फैमिली में ऐसा कोई एनवायरनमेंट था। तो ये पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों क्यों पढ़ा जाए? मेरे पिताश्री बहुत कम पढ़े लिखे थे और वो खादी ग्रामोद्योग की संस्था में नौकरी करते थे और गांधी विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो गांधी वैल्यूज जो है वो शिक्षण पर सबसे ज़्यादा भार देते हैं। उसी के हिसाब से उसमें उसके मन में ये था और उसकी एक्टिविटी में ऐसा था, और गांधी विचार के आसपास ही उसने अपनी करियर बनाई थी। और जो कुछ था उसी वैल्यू की वजह से उनकी ऊंचाई थी। तो वो ये सब हमको हमेशा देते रहते थे कि पढ़ाई में ख्याल रखो, पढ़ाई में से सीखो। सिर्फ पढ़ना इतना नहीं, सिर्फ पढ़ने के बाद वो रियल लाइफ में आचरण में भी आना चलो, चाहिए, भणવું एक गणવું પણ જરૂરી છે। या यूटिलाइज भी होना चाहिए। और वैसे मेरे पहले से, मेरे बचपन से मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, स्टैमरिंग, जो आपने मालूम होगा। तो ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये सोच रहे थे कि इस लड़का और कुछ ना कर पाए, अगर पढ़ेगा तो कुछ उनका भविष्य अच्छा बनेगा। तो उसी वजह से बार बार उसने मुझे पापा ने एजुकेशन लेने के लिए इंसिस्ट किया और डायरेक्शन भी दिया कि ऐसा करो, ऐसा करो। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया और इंस्पायर करने का काम किया मेरे पिताजी ने। लेकिन फिर उसी क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग एंगल से पूछता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि पिताजी जब वो गांधी जी की विचारधारा से चलते थे तो सिर्फ आपको कहा होगा, कहते तो वो सबको ही होंगे, यस, बट यस, ऐसा क्या क्लिक किया? हाँ, उन्होंने इंस्पायर किया वो सब, ऐसा क्या आपके, एक होता है कि मैं आपसे कुछ कहता हूँ, यस, चलो यस। वो कहते हैं ना कि गुरु तो हर जगह पे है, पर शिष्य मिल रहा है तब वो गुरु बनता है। तो वो आपको क्या चीज क्लिक की जिसकी वजह से आप ये इंस्पायर हुए पढ़ाई के लिए? तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबके लिए ये, कि मेरी फादर की खेती थी। फादर नौकरी करते थे, मदर खेती संभालती थी। तो फादर खेती में टाइम नहीं दे सकते थे, इसलिए मुझे भी काम करना पड़ा था, मेरे भाइयों को भी काम करना पड़ता था। तो अर्ली एज में पढ़ते पढ़ते खेती का काम करना हमेशा हमारी एक डेली हैबिट लाइफ हो गई थी। तो खेती के काम में बहुत मेहनत होती थी। धूप में काम करना पड़े, बारिश आती हो और काम करना पड़े, चाहे कितनी भी ठंडी हो,
फिर भी काम करना पड़े। तो ये उसी सिचुएशन में थक जाता था, कंटाल जाता था कि साला ये मेहनत करने के ही पूरी लाइफ ऐसे करना। और हमारे साथ जो कज़िन सिस्टर्स वग़ैरह काम करती थी साथ, वो अनपढ़ थी, लेकिन मेरे से एज में थी। तो वो हमेशा मुझे बोला करती थी कि तू अगर पढ़ेगा नहीं, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे काम मज़दूरी करनी पड़ेगी। तो अगर मज़दूरी नहीं करनी है, एयर कंडीशन ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, तो पढ़ने में ख़्याल रख। तो ये एक प्रेशर भी आया, एक डायरेक्शन भी मिला। डायरेक्शन भी मिला। उस टाइम सर वो डायमंड का बहुत बड़ा क्रेज़ था। मेरे प्राइमरी स्कूल में मैं था, मेरे साथी लोग सब ज़्यादा सूरत भाग जाते थे। मेरे दोनों भाई भी इधर आ गए, सूरत आ गए। तो मुझे भी ऐसा था कि ये पढ़ना साला ये मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं भी डायमंड में जाऊँ, हीरा घसूँ, ये ऐसा करूँ। तो मैं सूरत आया था एसएससी हाँ, में। कि मेहनत तो हर जगह है, वो खेती से या तो पढ़ाई मेहनत तो सब अलग नहीं है। यस, तो यहाँ सूरत में आया और थोड़ा-सा काम शुरू किया। मालूम नहीं, लेकिन पापा ने ही भाई को बोला होगा कि इन साले को लगा दो हीरे में, तो पता चले कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो हीरे में उस टाइम इतनी गंदगी, इतना कंजस्टेशन, कोई स्वच्छ, कोई हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं, और पूरे रात दिन काम करने का। 1 या 2 वीक मैंने काम किया होगा, फिर वो प्रण लेके गया सूरत से ही के पढ़ूँगा, सिर्फ पढ़ूँगा नहीं, और अच्छा पढ़ के कुछ करके दिखाऊँगा, दिखाऊँगा। और अपनी लाइफ और अपने साथ जो भी जुड़े उनकी लाइफ में अच्छी करूँगा। एग्ज़ैक्टली। और ये तो मैं आपको जितना क्लोज़ली जानता हूँ, इससे समझता हूँ कि आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीते हैं। जितना अपने लिए जीते हो, उससे 3 गुना अपने आस-पास के लोगों के लिए जीते हो। सो आएगी बातें, अपने इस शो के अंदर आगे बातें करेंगे। अब ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि आर वघासिया एंड कंपनी, सो ये आते ही लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस काम भी आप जो कर रहे हो, टैक्स कंसल्टेंसी है, बिज़नेस कंसल्टेंसी है, इन्वेस्टमेंट का जो काम है, तो सारा वो सीए रिलेटेड है। सो ये इंटरव्यू में घुसा, भले आपको बहुत क्लोज़ली जानता हूँ, मैं ही मतलब सीए ही हो आप। यस, बट ये थैंक यू। करते-करते पता चला कि आपने सीए शुरू किया, इंटरमीडिएट किया एंड देन ड्रॉप करना पड़ा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग बताया कि पढ़ाई का एकदम जोश से शुरू किया था, तो बीच में छोड़ना क्यों पड़ा? इंटरमीडिएट किया, फर्स्ट ट्रायल में किया, मैं हॉस्टल में था, इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम थी। उसी टाइम मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया गाँव में। मेरी एग्ज़ाम थी, इसलिए मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बताया नहीं। ओह! जब हार्ट अटैक आ गया, थोड़ा अच्छा भी हो गया। बा बाद में जब एग्ज़ाम दे कर के फ्री होकर के मैं जब नेटिव में गया, घर पे गया, तब मुझे पता चला कि फादर को हार्ट अटैक आ गया। सो ड्यू टू हार्ट अटैक एंड हिज इलनेस, ही वाज़ नॉट एबल टू रीजॉइन जॉब, और इकोनॉमिकली वी वर नॉट साउंड, आई मीन वेरी वीक। तो हाँ, ठीक ठाक चलता था, लेकिन फादर की इच्छा थी कि मैं किसी भी हालत में पढ़ूं और आगे बढ़ूं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सीए तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अधूरा रह गया तो। लेकिन फादर एक बार लॉस हो गया, गुमा दिया, तो फिर वो मिलने वापस नहीं वाला आने नहीं वाले है हैं। अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि अभी लेफ्ट कर दे, अर्निंग चालू कर दे, फिर कहीं देखेंगे, फादर अच्छे हो जाए। तो फादर के पास से पैसा लेकर के मैं जो पढ़ता था, वो पैसा तब भेज पाएंगे जब वो जॉब करे। जॉब करेंगे। एंड ही वाज नॉट एबल टू रीजॉइन द जॉब। तो हमारी खेती थी, तो लेकिन इतनी बड़ी इनकम उसमें नहीं थी। तो ये सोचकर मैंने फिर इंटरमीडिएट के बाद लेफ्ट कर दिया। आई वाज डूइंग लॉ आल्सो, तो आई हैड कंप्लीटेड एलएलबी आल्सो, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस। एक दिन भी मैंने नौकरी नहीं की है, ओह हो हो! एक दिन भी। और आई वाज वेल प्रिपेयर्ड कि अर्निंग शुरू कर दे, देन आई विल रीजॉइन द सीए। सीए। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू द लेफ्ट दैट कोर्स, और कमाना शुरू किया। लेकिन कमाते 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 आज एक बंगला भी है, गाड़ी है, 3-4 ऑफिस ओह! भी है। बंगला है, फिर गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। फिर भी फिर भी वो पैसा कमाने की जो लालच है वो पूरी नहीं हुई। और फिर सीए फिनिश नहीं कर नहीं पाया। कर पाए, ठीक है। हाँ, इन शॉर्ट वो जो वो कई बार मैं बोलता हूँ ना कि डिग्री तो एक रास्ता है, जो मंजिल चाहिए थी वो मिलने लगी, उसके रास्ते दिखने लगे, तो फिर वो रास्ता क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो यस, फिर चलते रहे। यस सर। बट अ वेरी वेरी प्रोफाउंड डिसीजन, और व्यूअर्स के लिए खास है, क्यों आज की तारीख में जहाँ रिलेशनशिप बढ़िया से बोल रहे हैं छिछरे होते जा रहे हैं, कि रिलेशन की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे फादर को कुछ हो और फादर वापस नहीं आएँगे, उनका स्टैंड लेके अपना सपना छोड़ के
वो घर की जिम्मेदारी उठाना, इट्स रियली 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 थिंग्स टू लर्न। थैंक यू। एंड एक बात ये भी सोची कि अगर सीए नहीं भी हो पाया तो मैंने आर्टिकल सी भी उसी एंगल से की और प्रण लिया था कि सीए की प्रैक्टिस हो ऐसी ही प्रैक्टिस करने का। आज भी, उस टाइम भी सीए का जर्नल मेरी ऑफिस में आता था, आज भी आता है। एथिकल स्टैंडर्ड आई फॉलो एज द इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट का मानस पुत्र हूँ, मानस मेंबर हूँ ऑनररी, ऐसे ही आई एम फीलिंग एंड हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस इन दैट वे। तो सीए जैसा काम करने का आनंद तो मैंने अपने आप में ले लिया। वही मैंने बोला ना कि वो रास्ता नहीं मंजिल थी, वो आपने पाई और उस तरह का काम किया। और मैं बोलूँ ना, शायद कईयों को इंटरव्यू देख के ये पता चलेगा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जैसे मुझे पता चला। सो दैट्स हाउ इट गोज। गुड। सो एक जो मुझे समझ में आया कि आपने बचपन से नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप सूरत आए, आगे बढ़े, वैसे आपने सिर्फ आपकी पढ़ाई नहीं, आपने कईयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, चाहे वो पारिवारिक लोग हो। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो मैंने सुना समझा आपके आसपास के लोगों से, कि जब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, और सिर्फ परिवार के लोग नहीं, आसपास किसी को भी जरूरत थी, उसको पढ़ाई का आपने सपोर्ट किया। और उसमें कहीं ना कहीं सरदार पटेल को आप बहुत फॉलो करते हैं, Yes. सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो क्या उनकी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती है, या लोगों को क्या उनमें मैसेज देना चाहेंगे, और ऐसा क्या था जिसकी वजह से एजुकेशन पे आपने काम करना चुना? सरदार पटेल भारत का ऐसा पनौता पुत्र है, आयरन मैन तो हम बोलते ही बोलते हैं। हैं। लेकिन उसके मन में जो डेडिकेशन और पैट्रियटिज्म देश के लिए था, उसी हिसाब से उसने काम किया है। मेरा ये मानना है कि हर एक युवान को एक बार सरदार पटेल को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और सरदार पटेल की सोच जो है वो अगर समझेंगे तो अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ भी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सॉल्व करने का जज्बा अपने आप बनता अलग मिल है। जाएगा। वो ऐसे बड़े बड़े प्रश्न सरदार पटेल के लाइफ में आए थे। उसने एक कोट बहुत अच्छे किया से कि लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, पब्लिक के लिए या देश के लिए तुम क्या कर सकते हो छोटा से छोटा वो करो। वाह। तो मैंने वो ठान लिया कि अपने से क्या हो सकता है, मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता, तो एडवाइस तो दे सकता हूँ, उनको प्रेरित तो कर सकता हूँ, उनके प्रश्न वो सुन सकता हूँ। ऐसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर में मैंने बीकॉम किया। उसी टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ स्टडी करने का मौका मिला और उसमें से बहुत सी प्रेरणा मिली। उनकी लाइफ के छोटे छोटे प्रसंग ऐसे हैं कि अपने को बहुत सीखने को मिले। देश के लिए जो बड़ा काम एक करने का किया वो तो है ही, ऐसे छोटे छोटे काम भी बहुत अच्छे। तो उसमें से प्रेरणा लेके मैंने, जब मैं पढ़ता था तब से शुरू किया कि कोई भी पढ़ता हो या एजुकेशन के लिए कुछ भी हो तो उनको हेल्प करने का, करियर बनानी हो तो उसके लिए मदद उनको हेल्प करने का। करना। मैं कंटिन्यूस 10-12 साल 15 साल कैरियर गाइडेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार किए। हो। कैरियर गाइडेंस के सेमिनार के साथ पर्सनल स्कूलों में जाकर के क्लास में बच्चों को गाइड किया, क्वेश्चन आंसर भी किया, कौन सी कैरियर कैसे और क्यों पसंद करनी चाहिए वो किया, कौन कौन सी कैरियर कैसे अवेलेबल है लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो मैं ब्रीफ करता था और मोटिवेट करके बच्चों को इंस्पायर करता था कि वो अपनी कैरियर अच्छे से अच्छे जी, तरीके से बना पाए। वो करे। तो स्टूडेंट्स के लिए काम करने का हौसला सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से मिला। और आज तक एक महीना सर ऐसा नहीं गया होगा कि कोई स्टूडेंट का मेरे पर फोन नहीं आया हो। ओहो। आज भी मैं बिजी हूं तो बाद में फोन हाँ, वो करूं, बात ऐसा कर आगे पीछे सकता हूं, वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन कैरियर के लिए और कैरियर के बाद जॉब के लिए आज मैं कहीं ऐसे वेल सेटल्ड सक्सेसफुल ऑफिसर्स वगैरह को आपसे परिचय करवा सकता हूं जिसने ये बेनिफिट लिया हो। एक एसएससी से पहले एक स्लम एरिया में से कोई स्टूडेंट का फोन आता है और थोड़ा सा एक वर्ड इंग्लिश बोलता है तो मैं उनके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू करता हूं। क्यों? कि वो इंग्लिश की कैपेसिटी है कि नहीं। कैपेसिटी है कि नहीं? वो इंग्लिश स्लम एरिया में से बोलने वाला आज आरटीओ का बहुत बड़ा ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट में ओहो। ऑफिसर है, कोई जज है, कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी है। बच्चों को कैरियर बनाने के लिए मैंने जनरल नॉलेज की एग्जामिनेशन स्टार्ट की थी 1997 में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रिपेयर करे। जनरल नॉलेज क्या है किसी को पता ही बहुत नहीं है। कम पता हाँ, होता है फोकस ही नहीं होता कि है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो बोलता है नरेंद्र मोदी, हाँ। एक ही नाम जानते हैं। तो उस टाइम एक
पोखरण का एक्सप्लोजन किया था हमने, अणु हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के एक्सपेरिमेंट समय किया में। था वाजपेयी जी, उसी टाइम में स्कूलों में था। तो मैंने पूछा, आपको मालूम है पोखरण क्या है? ये अणु का प्रयोग किया वो क्या है? अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है? एक भी बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमने स्कूलों में ये अवेयरनेस की, और एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज जनरल नॉलेज एग्जामिनेशन क्या बात है, फॉर द स्टूडेंट ऑफ 9, 10th, 11 एंड 12th। क्या बात और एवरी ईयर 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव होता है। एटलीस्ट वो पढ़ने के बाद उनको पता चले कि मुझे 100 में से 40 आता है, 50 आता है, 60 बट आता है। अच्छी बात ये है कि वो एक समस्या देखी, उसको समस्या को अरे या कोई कुछ करता नहीं है, उसने खुद उसका सॉल्यूशन के ऊपर काम किया। यस, दूसरी एक बात जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि हर युवा को सरदार पटेल को पढ़ना चाहिए, यस, और जहां तक मैं जानता हूँ आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, यस। तो अगर आप सजेस्ट कर पाए, वैसे नहीं कोई आपके दिमाग में अभी आता हो इंस्टेंट, तो सरदार पटेल के ऊपर पढ़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, बुक्स या एनीथिंग यू कुड सजेस्ट? एक तो सरदार पटेल की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए कि किस हालत में उसने ये सब किया। जो आदमी का कॉन्फिडेंस होता है, हिम्मत होती है, तो ये हिम्मत कहाँ से आती थी उसमें? कैसे आई हुई थी? वो क्लासरूम में भी कोई अनलॉफुल या तो फिर एबनॉर्मल क्वेश्चन हो टीचर का, एबनॉर्मल अलॉटमेंट हो टास्क का, तो ही वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, मतलब वो बचपन से स्कूल टाइम से। उसी टाइम वो ऑपोज करते थे टीचर का भी। तो अन्याय सहन करना उसके ब्लड में ही नहीं था, ऐसा वो बायोग्राफी में से मिलता है। कहीं लेखकों ने भी सरदार पटेल के ऊपर लिखा है। राजमोहन गांधी की बुक है सरदार पटेल के ऊपर, और उनकी बायोग्राफी हाँ, है। बस स्पेसिफिक बुक का नाम। स्पेसिफिक ठीक राजमोहन है, गांधी जो तटस्थ है एकदम, हाँ ठीक है, ठीक है। फैक्ट है। अंग्रेजों के साथ उसने ऐसे काम किया। एक मैं सबको बताना चाहता हूं कि एक विजनरी लीडर क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आप सीख सकते हैं। कि आने वाले समय में हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, लेकिन चाइना चाइना है। है। उसी के हिसाब से उसने एक्शन लिए थे। ओहो हो। जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, नहीं बने, नेहरू जी बने, जो संजोग थे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, लेकिन नेहरू जी को भी वो बोलते थे कि इसमें आप ऐसा करो, इसमें ऐसा करो। कश्मीर हाथ में गया या तो फिर ये डिस्प्यूटेड मैटर हो गई, तो उसकी वजह ये थी कि दैट मैटर वाज नॉट हैंडेड ओवर और हैंडल्ड बाय सरदार पटेल। वो दूर तक देख सकते हैं कि आप क्या बिहेवियर फ्यूचर में करेंगे, कौन कंट्री भारत के साथ क्या कर सकता है, करेगा। वो सोच सरदार पटेल में थी, और उसी के हिसाब से उसने गाइडेंस दिया था पूरे देश को कि हमको ये करना चाहिए। और ऐसा ही गाइडेंस हमारी लाइफ में और पब्लिक लाइफ में आज जो भी है, हाँ, हाँ। वो लोकल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर हो, तो लीडर्स को तो सरदार पटेल को पढ़ना पढ़ना ही ही चाहिए। चाहिए। हु वुड लाइक टू बी अ लीडर और विजनरी बनना है, कुछ सीखना है, तो भी उनको पढ़ना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन मेरे सीक्वेंस में कहीं आगे पीछे है, बट अभी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ी इंस्पिरेशन की बातें चल रही है। स्टैमरिंग या हकलाना जो आप भी बोलते हैं, मतलब है थोड़ा सा था, उसके बाद भी मैं जहाँ तक मैंने समझा है, देखा है, आप बहुत अच्छे वक्ता है, स्कूलों में बहुत सारे सेशंस लिए हैं, करियर गाइडेंस बातें की हैं, और उसके सामने मैं देखता हूँ आजकल कोई बच्चे होते हैं, कई बार बड़े भी हो जाते हैं, वो स्टैमरिंग या हकलाने को लेके बैठ जाते हैं कि Hesitate. नहीं मेरे में कुछ कमी और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो उसको कैसे ओवरकम किया, और ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये अभी आप बोल रहे ना स्टेमरिंग जो थोड़ा है, वो थोड़ा नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन प्राइमरी, मैं ऐसे ऐसे बोलता था कि फेस एक्सप्रेशन आपको ऐसा लगे कि आप बोलो नहीं, बोलो नहीं। ऐसा हो जाता था। और एक सेंटेंस सुनने के लिए यू नीड टू वेट फॉर 5 मिनट्स, ऐसी मेरी सिचुएशन थी। तो आई वॉज हेजिटेटिंग, और ऐसे फ्रेंड लोग बहुत फिर वो मजाक उड़ने लगता है। मजाक उड़ाते थे। क्लासरूम में अगर शिक्षक ने गलती से भी मुझे प्रश्न पूछ लिया और मैं खड़ा होकर के बोलूं, पूरा क्लास हंसता था। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, ये तो था ही। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया और अब मैं सीए में स्टडी कर रहा था, लॉ कर रहा था, तो मेरे हॉस्टल में एक फ्रेंड था, रूममेट था। उसने से किसी एंगल से क्यों पूछा, अच्छे एंगल से या बुरे, आई डोंट नो।
लेकिन उसने मुझे क्वेश्चन किया कि तू पढ़ रहा है, होशियार है, लेकिन ये तू बोल तो नहीं पा रहा है, तो तू काम कैसे करेगा? मुझे लगा यस ये भी है। और एक क्वेश्चन से सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। 10 दिन मैंने खाया पिया नहीं, रूम में ही रहा, बाहर नहीं जाए, आपघात के विचार आए, घर जाके क्या करूंगा, पढ़ के क्या करूंगा, ऐसे सब हाँ, क्योंकि सब कुछ खत्म इतना हुआ दिखता है। खत्म हो गया, जीरो हो गया, कोई अर्थ ही नहीं है लाइफ का, ऐसा लगा। और फिर उसी टाइम 8-10 दिन के बाद माइंड में एक गूंज सुनाई दी अपने आप नेचुरली, ईश्वर को करना होगा, आई डोंट नो। मेरे फादर डेली गीता जी का एक पाठ ऊंचे आवाज में पढ़ते थे डेली, तब हम होते हुए होते थे, तो हमको ऐसे लग रहा था कि पापा क्या ये સવાર સવાર ચાલુ मॉर्निंग થઈ में જાય છે नींद खराब कर रहे हैं और ये गीता का श्लोक बैठ के आवाज कर रहे हैं और नींद बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में भी कुछ ना कुछ सुनाई देता था। तो कृष्ण ने अर्जुन को जो एडवाइस की थी उसी टाइम कि हिम्मत रख के चलने का है, करने का है, रिजल्ट जो है ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ બરાબર फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वा कर्मणि। वो मुझे याद आया और मुझे कि ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किया, तो अर्जुन मीन्स हम सब लोग, तो एक इंडिविजुअल को किया है। और मुझे फिर प्रेरणा मिली, एक खड़ा हुआ, आत्मविश्वास बढ़ाया। और फैमिली में तो कोई है नहीं ऐसे पढ़े लिखे, तो वो क्या मुझे बोल ગાઈડ पाएंगे। કરેંગે और हाँ मैं यहाँ तक पढ़ने के लिए पिताश्री ने भेजा है, मैं फेल हो जाऊंगा तो वो और हाँ उनको और बल मिल जाएगा परेशान कि हो ले और जाएगा। पढ़ने जा हाँ ये लोगों को तो तो चाहिए होता है फिर हिम्मत बढ़ाई और उसी दिन मैंने फैसला किया कि इतना इम्प्रूवमेंट करूंगा, भगवान के साथ लड़ूंगा कि ये इनएबिलिटी मुझे क्यों दी आपने, तो उनको ही मुझे हेल्प करना पड़ेगा। और 2000 इंसान के सामने मैं प्रवचन दूंगा एक बार, ऐसा ठान लिया उस टाइम। और फिर मैंने स्टार्ट किया उधर एक अहमदाबाद में आसम रोड पर बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ की वजह से किसी को ये कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, उसमें ये आता है, ये साइको सोमेटिक भी जो होता सही है, कहा हाँ, कि घबरा जाते हैं तो बोल नहीं पाते हमेशा। तो वो उन लोगों ने मुझे गाइडेंस दिया, प्रैक्टिस दी, गाने का शुरू किया कि हिंदी गीत ओ अच्छा लगता है हिंदी गीत गाओ, भजन अच्छा लगता है भजन गाओ। लंबे राग में ये प्रॉब्लम नहीं होता, वो कम होता। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, सूरत आकर के फिर 5-10-20 मित्रों का संगठन बनाया, खड़ा होकर बोलने लगा। फिर 10-20 मैंने आज तक 50,000 से ज्यादा लोगों में प्रवचन दिया है हाँ और कार्यक्रम का संचालन हाँ किया वो है। मुझे पता है तभी मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ ईश्वर ये की कृपा हाँ से ये सब ओवरकम हो पाया। दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ विल देयर दैट इज इज अ अ वे। वे और मैं एक जो दूसरी पूरी बात का अगर सार समझता हूँ तो दो चीजें मुझे दिखती है कि एक तो भगवान पे फेथ यस। कि भगवान हाँ, ये तुझे ये ठीक करना पड़ेगा और क्या करी। दूसरा साथ में कर्म भी किया यस। कि अहमदाबाद में जहाँ इसका कुछ हाँ, भी सपोर्ट होता है इलाज होता है यस जो यस भी बोल दो प्रैक्टिस किया काम एकदम, किया एकदम सो अगर हम प्रैक्टिस वो किया। फेथ और वो एक्शन दोनों रखते हैं तो करते भगवान हैं। रास्ता दिखाई देता है यस यस देता है। इंस्पायरिंग अच्छा, थैंक यू गुड थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं कि ये जो एक होता है सबकी दौड़ एक तरफ तो होती है जैसे आपने भी कहा कि वो सीए छोड़ा उसके बाद वो कमाने की दौड़ ऐसे चली कि अभी भी पेट नहीं भरा है वो अपनी जगह पे है बट मुझे पता है वो एक कहने की मस्ती में अपनी जगह पे है बट जितना आप और अपने लिए हर कोई करता है उसमें कोई गलत भी नहीं है और वो जरूरी भी है करना ही चाहिए, करना ही चाहिए करना ही चाहिए। और कई बार मैं तो ये भी मानता हूँ कि अच्छे लोगों के पास ज्यादा पैसा आना बहुत बहुत जरूरी है जरूरी है, तो वो तो दे वो अच्छे पाएगा, काम में लगेगा दूसरे को सो दे सो पाएगा। वहां ठीक है लेकिन उसके साथ साथ आप जो इतना सारा सोशली ये सब काम करते हैं तो उसमें वो सामंजस्य कैसे बिठाते हैं ये शुरू से ही जब मैंने कैरियर शुरू की, मेरे ख्याल से आई वॉज allotting 50% of my time to my profession and 50% to social activities. सोशल एक्टिविटीज एक शौक था और दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए ये था, तो प्रैक्टिस शुरू की, कुछ था नहीं, फिर भी साथ साथ में लोगों को मिलके दूसरों के लिए कुछ करने की अंदर से इच्छा थी। उसी के हिसाब से मैंने शुरू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा, कंट्रीब्यूट किया। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लोगों की आवश्यकता है ही, तो पोजीशन मिलती गई,
दूसरे किसी ने सुना होगा, तो डिमांड हुई, मुझे बुलाया, उधर गया, उधर भी काम किया। तो एक के बाद संस्था में जुड़ता गया जो मेरे रस की विषय की थी, और जहाँ मेरी पहुँच थी, जहाँ मैं कुछ कर पाता था, जहाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, ऐसी एक के बाद संस्था में जुड़ता गया और उस संस्था का काम दिल से अच्छी तरह से करता गया। लेकिन प्रोफ़ेशन अगर नहीं बराबर हो, तो हम कर नहीं पाते। आपने जैसे बताया, तो अपनी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। तो कमाने का पैरेलल चालू था, और सोशल एक्टिविटी की सोशल एक्टिविटी का बेनिफिट ये मिला कि लोगों में रिकॉग्निशन हुआ, हाँ, और लोग जानने लगे तो ये पूछने लगे आप क्या कर करते रहे क्या हो। हैं? तो ऐसे एक रेपुटेशन बनी, ट्रस्ट बनी, अपना एथिकल स्टैंडर्ड था, काम अच्छा था, मैंने टीम बनाई थी। मैं अगर सोशल एक्टिविटी में हो तो भी काम मेरा चलता ही रहता। उसी के हिसाब से ये दोनों पैरेलल चला। पैरेलल बहुत अच्छी तरह से चलता गया। क्रेडिट भी अच्छी मिली, ट्रस्ट अच्छा मिला, और काम सेवा भी करने का बढ़ा, संतोष भी मिला। और ये काम भी बढ़ा। इसमें एक है ना, मेरे मेंटर हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमेशा हमको संतोष तो कंट्रीब्यूट करें हर इंसान को। यस। मतलब अगर मैं किसी को एक चीज कहूं, जैसे कई बार वो मेरे मेंटर कहते हैं, मैं क्लास में पूछता भी हूँ कि आप 1 लाख 2 लाख मतलब अपनी मनपसंद शॉपिंग करके आओ, या और एक किसी को 100 रुपया आपने कंट्रीब्यूट किया है, करेक्ट। किसमें ज्यादा संतोष मिलता है? तो हर कोई कहता ही है कि 100 रुपये देने में जो संतोष है वो पाने में नहीं है। नहीं है। बट फिर भी जो आपने पूरा प्रोसेस कहा कि पैरेलल ये चलता था वो, लेकिन माइंडसेट तो यही चलता है कि पहले कमा लूं, पहले सेटल हो जाऊं, फिर सोशल सर्विस करूंगा। ये सो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने किया है तो यस, यस। क्या दिमाग में चला? नहीं तो चलता है पेલું છે ને પેલું ગુજરાતીમાં કહેते વैसे એક એક સમય સુધી પેલું કે ને પેલું વાનપ્રસ્થ આશ્રમ આવશે પછી સેવાના એવા બધા કામો કરી ત્યાં સુધી બધું મને કમાવા દો. यस। ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि मैं ये इतना ऐसा कर लूं फिर ये करूंगा। ये रियल में अभी हो नहीं पाता है, क्योंकि मानसिकता ऐसी नहीं बनती है। ये जो देने की या दूसरों के लिए कुछ करने की जो भावना है ना, वो अंदर से होती है, वो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जो सोचेगा कि मैं इतनी कमानी कर लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ, फिर क्योंकि बंगला लेगा, गाड़ी लेगा, तब उनका लेवल इतना होगा कि और एम्बिशंस और हाँ बढ़ जाएगी, तो ही विल नॉट बी एबल टू हाँ, चैट। वो मात्र यार आप लेकिन हाँ, साथ-साथ में ही कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करते जाएँगे, मेरे ख्याल से अच्छा होगा। ये प्रैक्टिसिंग इतनी थी कि इनकम टैक्स का ऐसी सेहतें आते थे, और मैं ये अपने कि सीए की और प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस में स्ट्रेस लेवल होता है। हाँ तो ये काम करते-करते जब मुझे स्ट्रेस आता था और मैं सोशल एक्टिविटी में काम करता था, तो रिलीज़ हो जाता था। हाँ तो ये बहुत अच्छा हुआ, और सोशल एक्टिविटी करके बाद फिर ऐसा होता कि मुझे कमाना पड़ेगा, तो एनकरेज होकर के फिर इनकम के लिए मैं ये चला। तो दोनों बैलेंस साइड बाय ऐसे साइड हुआ चली कि जाएगा. कमाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने पैर पर खुद खड़े रहना आवश्यक है पहले। बराबर है. तो ये किया कि कमाने पे भी इतना ध्यान दो, प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, और प्रैक्टिस में ऐसे हैं, बूंद-बूंद से घड़ा तालाब भरता है. भरता है। ऐसे ये अपनी प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है कि एकदम बिज़नेस की तरह हम पैसे वाले हो नहीं सकते हैं, ग्रेजुअली हो सकते हैं। तो ये मैंने बिल्टअप किया, और साथ-साथ में ये सोशल भी किया, अंदर से किया। मुझे कोई किसी ने बताया नहीं, बोला नहीं कि आप ये कर दो, मैं अपने आप ही किया। टोटली करने का मन करता है. यस, मतलब इन अंदर शॉर्ट इसको से। सम अप करें तो जब वो प्रेरणा जगती है तब ये मत सोचो बाद में करूंगा, करना यस, शुरू कर दो. यस कहा। ठीक है. करना ही चाहिए, गुड. करना ही चाहिए। ठीक है. आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक्स जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो? इन कोई हो तो, कोई ऐसा नहीं मेरे दिमाग में आया, मैं जस्ट हाँ, रैंडम यस, यस, यस। एनी कोई स्पेसिफिक बुक जो बोलता है कि ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है. बहुत सी बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल. हाँ, डेल कार्नेगी विन की द जो बुक पीपल। है. हाँ, स्वेट हार्डन की वो, जेफ हेलर की वो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ओ ओ तो अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए जो आयाम है, जो एस्पेक्ट है, उसी हर एक एस्पेक्ट के ऊपर एक एक अलग अलग बहुत सी बुक्स है। that books we need to read. Rather I suggest कि सरदार पटेल की बुक्स और महात्मा गांधी जी की सत्य ना प्रयोगो, ये भी पढ़नी चाहिए कि पढ़नी जो चाहिए. वास्तविक आदमी रियलिस्टिक जो है वो रहे।
और अपने लाइफ में जहाँ जहाँ भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो या डायरेक्शन की आवश्यकता हो, तो मैं वेरी फ्रॉम एसएससी में था, तो वैकेशन में हम बहुत से बुक पढ़ते थे। एसएससी से ये मेरी प्रैक्टिस है, एचएससी के बाद, और उसी टाइम से भी आज तक भी कोई ना कोई बुक मेरे हाथ में रहती है। होती है। वो चाहे गुजराती हो, हिंदी हो या इंग्लिश भाषा हो। तो वो तो भाषा है एक। यस यस, हिंदी तो बहुत कम पढ़ी है, लेकिन गुजराती बहुत पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, और बुक से ही मेरा जीवन बना है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फिर ये बीच में एसजीसी से प्रेसिडेंट बनने का कहाँ से और कैसे आया? एसजीसी क्योंकि एक से होता है बहुत सारे काम करते हैं और एक होती है पोस्ट आती है, तो एक एक वो अलग चीजें दिखती है, लोगों की नजर भी अलग तरह से पड़ती है। तो वो कैसे और कैसे ये पॉसिबल हुआ? एसजीसी से का प्रेसिडेंट बनना कोई एजेंडा नहीं था। ओके। एज ए पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन आई यूज टू लर्न समथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ऐसे मैंने आपको बुक्स का बोला, ऐसे मेरी हॉबी रही थी या मेरी आवश्यकता रही थी कि कोई ना कोई अच्छा नॉलेज के लिए सेमिनार हो, अपने प्रोफेशन में भी हाँ, होता है, होते ही रहते तो हैं। वो मैं अटेंड करता था। साइमल्टेनियसली चैम्बर में ऐसे प्रोग्राम होते थे, तो आई वॉज न्यू एट दैट टाइम, आई वॉज वेरी स्मॉल यंग, तो मैं सेमिनार अटेंड करने जाता था। सेमिनार अटेंड करते वक्त ऐसा लगता था कि ऐसे लोगों के साथ मिलना जुड़ना बना रहे तो कितना अच्छा। लेकिन मनी इतनी थी नहीं, फिर भी मैंने 22-25 साल पहले चैम्बर की मेंबरशिप ली। मेंबरशिप इसलिए ली कि मुझे फ़ायदा होगा, यहाँ कुछ हाँ। सीखने को मिलता है, और उद्योग, एग्जीबिशंस अलग अलग होते थे, मैं बहुत इंस्पायर होता था, अच्छे काम मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। तो चैम्बर में मैंने मेंबरशिप ली, आने लगा, थोड़ा एक्टिव होने लगा। फिर एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज करने में, सोशल एक्टिवेशन तो हमारा ऑलरेडी था, तो यहाँ भी इन्वॉल्व होने लगा, तो लोगों को अच्छा लगा और मुझे बुलाने लगे कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तो पार्ट ऑफ द एक्टिविटी बना, तो धीरे धीरे उन लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कमिटी में लिया मुझे, फिर मैनेजिंग कमिटी में भी लिया, और काम करता चला गया। बट ये 3-4 साल से मैं एकदम अलिप्त होकर के कई संस्थाओं में से राजीनामा रख करके मैं स्पिरिचुअल वे पर चल पड़ा था। डेली यू विल फाइंड मी एन यूनिवर्सिटी वॉकिंग इन द इवनिंग हाँ, और हाँ, इन हाँ। इन मॉर्निंग। तो ये था कि बस अब ये संतुष्ट हो गया, जो है वो ठीक है, ज़्यादा बोलने का नहीं, सोचने का, और ईश्वर के साथ टाइम कुछ कोरोना ने इसके ऊपर बिता। इम्पैक्ट किया? कोरोना ने इम्पेक्ट किया था थोड़ा, कि लाइफ ये है, हाँ। तो लेकिन मेरे मन में तो ऑलरेडी था अच्छा, कि ठीक है। लाइफ ये है। क्योंकि बहुत जनों की लाइफ कोरोना के बाद, यस, मतलब जो मैं कई बार मेरे इंटरव्यू चेंज में हो कहता गई। हूँ, कोरोना में जो गए उसका दुख अपनी जगह रह गए ना, हाँ, ये वो उनके लिए तो चेंज हो जिंदगी गई, बहुत सीखना हो गया है। लेसन हो गया था, लेसन हो ये गया अच्छा था। ही था। लेकिन मैं स्पिरिचुअल बुक्स और थॉट्स भी लिया करता था, तो ये तो ऑलरेडी था। लेकिन ईश्वर की इच्छा होगी कि संजोग ऐसा हो गया कि आई वॉज ऑफर्ड टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर, जो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड रियली। तो ये ऑफर आई, और एक्टिव तो था, बनने की इच्छा भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं संत महात्मा हूँ, तो हाँ, कोई बराबर ऐसा होता, नहीं हाँ, है। तो तो अंदर से तो एक लीडर बना, लेकिन आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो ऑफर आई, तो मैंने बोला कि ये इलेक्शन करके मैं प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता हूँ। ये नवीन भाई मेरे प्रत्याशी है सामने, वो इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि नवीन भाई से मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये मेरे स्वभाव में नहीं है। इसी को हरा के या ना, वो बोले कि इलेक्शन भी हो सकता है। मैंने बोला नहीं, इतने साल मैंने चैम्बर में ओह! काम अपनी किया मतलब है। अपनी शर्तों पे आप चेयरमैन यस बने यस विदाउट यस विदाउट यस, इलेक्शन। 10 आदमियों के बीच मुझे ऑफर की गई कि यू हैव टू बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर, और मैंने बोला उनके लिए तो इलेक्शन होगा, तो आई विल नॉट विन। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जिनके साथ मैंने काम किया है, दे विल सपोर्ट मी, मैक्सिमम पास्ट प्रेसिडेंट विल बी विथ मी, मेनी सीनियर मेंबर्स विल बी विथ मी, क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं था कि इस कमिटी में मुझे लेकर के हटा दिया, फिर भी तो भी मैंने कोई, हाँ, कंप्लेन नहीं। हाँ, क्यों अपने काम करने गए थे और काम करने का अपना मजा नरेंद्र आता था। भाई मोदी अपना SICC एग्जीबिशन डोम का ओपनिंग करने के लिए 2010 में आए। आई वॉज अपॉइंटेड एज MOC, मास्टर ऑफ सेरेमनी सेरेमनी ऑफ मोदी साहब एट दैट दैट टाइम। प्रोग्राम।
और पॉलिटिक्स चला अंदर से कि ये नहीं को आप क्यों दे रहे हो, ऐसे करो, और मुझे हटा दिया गया। फिर भी आई वॉज नॉट अनहैप्पी कि ओके ये सीनियर है तो उनका राइट है तो दिया होगा। ओके, मैं बाजू में खड़ा था और फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, और लेकिन ये सब प्यार से किया। तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो मैं मानता हूं कि मेरा नाम आएगा तो लोग मुझे सहकार अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, करेंगे। अरे ना करे आई डोंट नो। तो आगे उन्होंने किया गया, और दूसरा ठीक है ट्राई अनकंडीशनल करते बनने हैं। का जो मजा है वो अलग है। या एक वो तो इलेक्शन करके जीतना वो अलग चीज है, और एक अलग, अनकंडीशनल बनना उसका मजा अलग है। तो 10 कैंडिडेट थे हम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विड्रॉल होते गए और अनकंटेस्टेड हो गया, गुड। वीपी भी हो गया, प्रेसिडेंट में भी अनकंटेस्टेड हो गया। और वही मेरे मन की भावना थी, किसी को हरा करके आने की वो इच्छा मजा ही भी नहीं नहीं। थी। और ऊपर वाले की इच्छा होगी कि ये कुछ करो, मैं भी ये मानता हूँ कि ऊपर वाले की इच्छा से हुआ। तो काम जो करना है बनने के बाद, वो भी ऊपर वाले ने सौंपा है, इसलिए करना, ऐसे एग्जैक्ट करना एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट। ये मैंने शुरू किया। हाँ, वो तो कुदरत नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो कुदरत का तो सकता, साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। चलिए ठीक है। सो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसजीसीसीआई, चेयरमैन बनने के बाद कोई अलग अलग इनिशिएटिव जिसके ऊपर आपने काम किया, जिसको आप हाईलाइट करना चाहे, और स्पेशली मैं जानना चाहूंगा जिसको मैंने बहुत सुन रखा है, दैट इज, ये मैंने लिख रखा है, मिशन 84। ये क्या है? सिर्फ 84 नहीं, और भी कोई इनिशिएटिव है जिसके हम शेयर कर सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं? चैम्बर अपने आप में बहुत एक्टिविटी करती है, और सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मोदी साहब पूरे देश में जहाँ भी हो बोलते हैं कि चैम्बर का काम देखना हो तो सूरत जाओ, ऐसे भलामण इंडिया करते लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग काम हैं। है। यस यस, इंडिया लेवल मोदी साहब भलामण करते हैं। हाँ। तो मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बना तो एक साल वाइस प्रेसिडेंट को सोचने के लिए होता है कि जब प्रेसिडेंट बने तब क्या करेंगे। तो इतने मतलब वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट बनना पक्का होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? यस यस ओके। यस यस यस, लगभग कोई फॉर्म नहीं भरता है प्रेसिडेंट के सामने, अगर भरे भी तो अभी विड्रॉ हो जाता है शायद ये ओके। सब। तो वाइस प्रेसिडेंट के पीरियड दरमियान मैं सोच रहा था कि क्या करूं। 83rd ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एसजीसी का चालू था। मेरे साल में 84वां वर्ष शुरू होने वाला था एसजीसीसी का। एसजीसीसीआई का। 1940 में एस्टेब्लिशमेंट हुए। तो 84 की साल में मैं क्या कर पाऊँ तो अच्छा रहेगा, और ऐसा होना चाहिए कि मेरी लाइफ का ये मैं वैल्यूएबल टाइम दे रहा हूँ तो लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर्स को ये बेनिफिट हो। इम्पैक्ट होना चाहिए। वो मैं क्या करूं? अगर 3 साल में मैं कमानी करूं तो 1 साल की 1 करोड़ शायद गिनो तो 3 साल में 3 करोड़ हो सकती है। मैं ये चाहता कि 3000 करोड़ की कमानी मेरे फ्रेंड्स के साथ होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को होनी है, 3 लाख करोड़ की होनी चाहिए। और उस जिम्मेदारी से प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये उसका मजा अलग है। यस आता है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की इच्छा थी। तो 84 सब जो तो मैं प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा था, ऐसा कुछ याद आया इतिहास में कि सूरत के बंदर ऊपर 84 देश के पोर्ट के फ्लैग होस्ट हुआ करते थे। ओहो। 84 દેશના ઝંડા ફરકતા હતા સુરતના, सूरत में। ઇતિહાસમાં નોંધાયેલું છે, ओके। આપણી હિસ્ટ્રીમાં કાયદેસર। પછી મેં ઇતિહાસના ખાખા ખોળા કર્યા, ખ્યાલ આવ્યું, ઓ ગ્રેટ હિસ્ટ્રી છે, સુરતની આજની પ્રજાને પણ ખ્યાલ નથી કે આ સુરત શું હતું એક સમયે। તો એ ખાખા ખોળા કરી અને મેં દીમ બનાવી। જે ધરતી ઉપર નવીનભાઈ અત્યારે આપણા પગ છે, આપણે બેઠા છીએ, એ ગામનું જે નામ છે, એ ગામના તાલુકાનું નામ 84 છે, યુ નો, ओ हाँ, 84 तालुका आवे છે ને। યુ નો, हाँ हाँ, बराबर है। 84 84 तालुका। 52 ગામ છે। હરિયાણા કિનારાના જેટલા પણ ગામ છે और 84 એનો तालुका જે की તાલુકો ચાલુ 84 તાલુકાની 168 નંબરની એમએલએ ની સીટ છે। सीट છે। તો 84 એટલે એ આખી હિસ્ટ્રી જોઈ। સર, આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્ફોર્મ યુ એન્ડ ટુ ઓલ ધી એન્ટાયર મેમ્બર ઓફ ઓડિયન્સ કે આ સુરતની ધરતી ઉપર 84 દેશના વાવટા ફરકતા હતા 15મી, 16મી, 17મી સદીમાં, વેન इंटरनेशनल ट्रेड वॉज देयर इन ह्यूज क्वांटम यूज कौन, लेकिन था बहुत टफ था, इवन इन लैकिंग ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम આવું કશું જ हाँ, નહોતું। कशुं ज नहोતું। ઇવન ધો ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ વોઝ ધેર, આજે નથી પણ એ વખતે શિપ બિલ્ડિંગનું કામ પણ સુરતના બંદર ઉપર થતું હતું। વીરજી વોરા નામના વેપારી દેશ વિદેશના લોકો ફાઇનાન્સ અહીંથી મેળવતા હતા સુરતથી। સાહેબ, આપણા
નદીના કિનારે નાણાવટ નામનો એરિયા છે. हाँ नानावट है ना वो छोटा बाजार Why? साइड पे. વાય રાજાના નામથી હોય, આગેવાનના નામથી હોય, સંતના નામથી કોઈ એરિયા હોય. આ નાણાવટ ફાઇનાન્સ ओ नाना उसके ऊपर से है क्या ये? नाणावट. ओ मुझे मैं तो नानावट में तो अरे मैं तो गोपीपुरा रहा हूँ तो मुझे बहुत पता सी है. चीजें हैं साहब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा है. ओके नानावट एरिया में से इतना फाइनेंस हो रहा था उस टाइम कि इंग्लैंड की क्वीन रानी पैसा मंगवाती थी यहाँ से. ओहो इसलिए It- नाना it जो is- गुजरा- हाँ, ये- जो दर्शकों के लिए जो अगर गुजराती भाषा नाना मतलब पैसा बोलते हैं गुजराती में. यस, नानावट, नाना एरिया जहाँ ये होता है, तो आज भी है. हाँ है ना यस, छोटा बाजार के आगे उस तरफ कॉर्पोरेशन की सीट है उधर. हाँ हाँ हाँ. तो ये बहुत सी चीजें हैं. ये मैंने पढ़ा. इफ नॉट रिकॉर्डेड और रिकॉर्ड, आई डोंट नो. वर्ल्ड में जो बैंक वर्ड है, बैंकिंग वर्ड है, वो सूरत ने दिया है पूरे ओहो। विश्व को. क्या बात है. बैंक, रिवर बैंक, यू नो, हाँ रिवर बैंक. हाँ. रिवर बैंक, हाँ. तापी रिवर बैंक के किनारे फाइनेंस अवेलेबल है, बैंकिंग अवेलेबल है. बैंकिंग उसी से हुआ, रिवर बैंक के हिसाब से. ऐसा मानना है मेरा. हिस्ट्री में जो भी क्या ऐसा ये कोई हिस्ट्री का और जो टीचर है, मिल जाता तो मैं तो हिस्ट्री का एक्सपर्ट हो जाता. यस यस. तो ये बैंकिंग वर्ड जो है वो फिर इंग्लैंड से यूज हुआ, और इंग्लैंड ने उस टाइम वेल ऑर्गेनाइज थे, उसने ये बैंकिंग सिस्टम फिर डेवलप की. विश्व का पहला चेक और हुंडी सूरत से लिखा गया है. ये हाँ, हाँ. यहाँ की प्रजा को नहीं मालूम. तो ये सब मालूम होना चाहिए. बात ये थी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड थे, और फ्रॉम वेरियस कंट्रीज पीपल वेर रशिंग टू द सूरत, और बिगेस्ट हॉट था तो सूरत के साथ व्यापार करने के लिए. तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है. हाँ फोन में क्लिक करो, अमेरिका बात करो. सब कुछ हो जाता है. तो आई वी कैन नॉट, आई टेक अ विजन फ्रॉम द SGCCI कि એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ ઓનલાઈન અમે બનાવ્યું અને 84ની થીમ રાખી. વી સ્ટાર્ટેડ ઓન બોર્ડિંગ 84,000 યંગ ટેલેન્ટેડ સ્માર્ટ એન્ટરપ્રનર્સ onboarded from India, and we have identified 84 countries again કે જેમની સાથે આજે રિલેશન we can say. ભારતના સારા છે એવા 84 country, and Indian origin who are staying there, who love to India, who would like to deal with India. We have started onboarding Indian origin there in 84 countries to on this platform, and we are on the way to connecting that 84,000 from India, 84,000 abroad from 84 कंट्रीज. countries. ये 3 लेयर का प्लेटफॉर्म बना है. उसमें एक लेयर एंटरप्रेन्योर का था, दूसरा लेयर 84 चैम्बर ऑफ कॉमर्स वे आइडेंटिफाइड आउट ऑफ 500 to 700 चैम्बर्स इन इंडिया. 84 चैम्बर started onboarding, and 84 चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम 84 कंट्रीज स्टार्टेड onboarding. सो चैम्बर का रोल ये है अपने मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, इंफॉर्मेशन देना, डेटा अवेलेबल करवाना, सेमिनार करना, वर्कशॉप करना, कॉन्क्लेव करना, एग्जीबिशन करना, ये सब. तो ये सब के मेंबर्स के लिए अपने आप में फ्री ऑफ कॉस्ट ये बेनिफिट हो जाएगा. एक लेयर एंटरप्रेन्योर्स का, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एसोसिएशन, तीसरा लेयर जो हो देश का काम है. जो इंडिया है उनकी एम्बेसी इज देयर इन एवरी कंट्री. एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल का काम है अपने देश के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और उसी हिसाब से उसका देश क्या एक्सपोर्ट कर सकता है और क्या इंपोर्ट चाहिए उनको. तो कॉन्सुलेट जनरल ज़्यादा एयर कंडीशन ऑफिस में मुंबई या तो दिल्ली बैठते हैं, पब्लिक के साथ कनेक्शन होता नहीं है. तो हमने सोचा कि वो तारे हम जमी पर उतारेंगे यहाँ सूरत की धरती पर. और we have started onboarding 84 representative of Indian embassy in 84 countries, and foreign embassy of 84 countries in India, and we have started onboarding. आज तक भारत के सूरत के इतिहास में हुआ नहीं है इतना. 42 कंट्रीज के कॉन्सुलेट जनरल सूरत की धरती पर आ चुके हैं, और ऐसे यंग युवाओं के साथ जोड़ के उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही, कौन सी चीज़ उनको चाहिए, कौन सी इम्पोर्ट ये हो रहा है. 38 कंट्रीज इंडियन एम्बेसी अब्रोड ऑनलाइन कॉन्टेक्ट हो चुके हैं.
We have started sending delegation from SGCCI to 84 countries and 84 countries to SGCCI. ये दोनों जगह 84,000 मिल करके we are on the way to have a memorandum of understanding of 84,000 crores of rupees. Super. Good. So as this figure export from here will contribute to make India a 5 trillion economy, the goal set and conceived by our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, and $1 trillion exports by 2027. क्या We are on the way to contribute. क्या और ये हमने थोड़ी आग लगाई है. ये आग पूरे देश में फैलनी चाहिए. फैलेगी, ऐसा बराबर नहीं. है, इसमें किसी को कुछ खोना नहीं होना है, नहीं है। डोनेशन नहीं देना है. चैम्बर के इतिहास में आज तक इतने अच्छे काम हुआ कि चैम्बर के पास नरेंद्र मोदी के टाइम में दी गई 1,19,000 स्क्वायर मीटर लैंड है जो पूरे भारत में कोई चैम्बर के पास नहीं है. हो इतनी स्क्वायर फीट मतलब हाँ, SGCCI के पास है। 31 एकड़ चैम्बर के पास लैंड है आज, जो हरसाणा गांव की लैंड है खजोद चौकड़ी के पास, और उसमें 60 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट टाइम and constructed 1,16,000 square feet pillarless dome for exhibitions. हाँ जो अपना सरसना डोम है। Yeah. तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटिनम हॉल है 1200 लोग एट पाई ऐसा, 6 फ्लोर का एक एसोसिएशन बिल्डिंग है, और भी लैंड है, और भी प्रोजेक्ट है. तो इसी वजह से मेरे ख्याल से ये चैम्बर का काम तो होगा ही होगा, एंटरप्रेन्योर का देश काम का होगा ही काम हो होगा. जाएगा। तो देश का काम, देश की जीडीपी में आप क्या दे सकते हो, ये बात है. देश का सैनिक हर एक बॉर्डर पर जान दे करके खेलता है, बारिश, ठंडी, हाँ, बराबर है। गर्मी, वो देखे बिना चौकी करता है, तब जा करके हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं. सही है। यू कैन एक्सेप्ट इट. हाँ। तो वो जान दे करके खेल रहे हैं, तो हमको जान देनी नहीं है, जान लगा कर खेलना है. जान लगा। वो सोल्जर है, आर्मी सोल्जर है, तो वी नीड टू बी एन इकोनॉमिक सोल्जर. वाह सुपर। भारत के इकोनॉमिक सोल्जर सब कोई बन जाए. ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, हमने जो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो ये ना सोचे कि ये प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके इस एजेंसी ने जो भी रकम नवीन भाई से कमाई है उनकी तो है ही, लेकिन भारत की जीडीपी में ये 1,000 हो या 1 लाख हो, वो इट विल कंट्रीब्यूट टू दैट. सुपर। तो हम सबको ये सोचना कि हम कमाई तो करे ही करे, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जीडीपी बढ़ाने का काम, उसी एंगल से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने का काम, ये हमको करना है. क्या बात है। मतलब पूरा मैं तो वो हिस्ट्री से शुरू हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 84 मतलब जो दर्शक है उनके लिए वापस से 84 से गुजराती वर्ड 84 बोलते 84, सो वहां से पूरा 84 मिशन शुरू किया, उसको कनेक्ट किया हिस्ट्री से कि 15वीं 16वीं सदी में ये होता था, और पूरा इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का पूरा ये प्रोजेक्ट है. अमेजिंग. और सूरत बैठ के ये सोचना करना, सैल्यूट है सर आपको. अमेजिंग. थैंक यू. चलिए, इसमें आपने बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक और की चीजें मैंने वो आपने बहुत चीज कवर की है. सो आप जो प्रोफेशनल और ये जो सोशल कमिटमेंट होते हैं उसको बैलेंस करने में या उसको चलाने में आपको चैलेंजेस क्या फेस करनी पड़ती है? ऑब्वियसली. ऑब्वियस है, इसलिए बोला फेस क्या, मुझे पता है वो तो Yes, फेस करनी yes. पड़ती क्या है. अभी बताऊँ, हाँ आज की घटना है. हाँ. मैं सुबह में, मेरा एक फ्रेंड एक्सपायर्ड हो गया, एकदम क्लोज फ्रेंड एक्सपायर्ड गया, उधर था, ये यहाँ में आ नहीं पा रहा था, आ नहीं पाता. मीनवाइल वहां से मैं निकला, उसी के पहले एक फोन आ गया हमारा, सत्य घटना है, हमारे क्लाइंट को इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की नोटिस मिली है, तो ऐसी सीरियस मैटर में आई हैव टू इन्वॉल्व. हाँ 3 बजे का आपको टाइम दे दिया था, तभी. लेकिन ये टाइम मिस नहीं करना था, वो भी काम करना था. तो वो नोटिस पढ़ के मेरे स्टाफ को, मेरे सन को इंस्ट्रक्शन दे दी, इतना 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 मंगवा लो, और पार्टी को 6 बजे बुला लो अपनी ऑफिस पर, 5 बजे तक आपके पास हाँ टाइम था, बराबर है. तो 6 यहाँ से निकल के उधर जाऊंगा. जब आपको कोई मनमानी, अपने गुजराती में बोलते गमती प्रवृत्ति करवी छे, कोई हाँ जो તમને ગમે છે, हाँ. ગમતું કરવું હોય તો પછી જ્યારે તમને બીજું ગમતું હોય એ છોડવું પણ પડે. તો રાત્રે મોડા સુધી બેસીને પણ જે પ્રોફેશનલ કામ થઈ શકતું હોય તો ધેટ યુ હેવ ટુ ડુ. और अभी जो ये टाइम है तो आई हैव टू अटेंड दैट.
और कोई एक्टिविटी है वो उनके टाइम पर होगी, हमारे टाइम पर नहीं होगी। अपना काम तो हम हमारे मतलब वो टाइम पे कर बैलेंस सकते हैं। एक सेंसिटिविटी से बैलेंस करना पड़ता है, संवेदनशील रहने करना यस, पड़े। टाइम एडजस्ट करना कि कोई अपना अच्छा स्पीकर हो और सूरत में आया हो, तो वो उनके हिसाब से आया है। उनके तो हिसाब से उसी टाइम पर मुझे जाना पड़ेगा उधर, सुनना है तो बराबर है। उधर मैं उस टाइम जाता हूँ। और वो टाइम जो बिगड़ता है या तो उसमें से जो लॉस होता है, वो मैं और टाइम इवनिंग टाइम, लेट नाइट है, वो में टाइम रिकवर वहाँ करता काम हूँ, रिकवर हो जाए। रिकवर तो करता ऑफिस हूँ। का काम अपने हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। यस, आगे पीछे अपना काम हो सकता है, अपनी ऑफिस पर मैं 12 बजे तक बैठ सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने शौक पूरा करना हो और कमाई भी करनी हो, तो ये ये दैट बैलेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट बैलेंस। और ये बैलेंस का जो रूल है, मेरे ख्याल से अर्जुन को कृष्णा ने बहुत अच्छी तरह से गीता में बताया है कि एवरीथिंग मस्ट बी इन लाइफ। ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, ज्यादा नहीं सोना, कम भी नहीं सोना, एवरीथिंग इन बैलेंस। और आप देखेंगे कि बैलेंस में आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हाँ, ये तो हर धर्म में कहा जाता है, बड़ी समता चाहिए, सब चीज़ बैलेंस है। WBC है, RBC है, एवरीवेयर इट इज बैलेंस। सब कुछ बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, घट जाए तो प्रॉब्लम। यस, 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 हम जो भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी सब चीजें लगा करके बैलेंस में इसलिए अच्छी तरह से हो पाएगी। ये बराबर नहीं है, हाइट बराबर नहीं है, शेड बराबर नहीं है, तो भी नहीं होगा। बराबर तो है। एवरीथिंग इन लाइफ हैज टू बी इन गोज वेल बैलेंस। व्हेनेवर इट इज इन बैलेंस। तो हमको ये सीखना पड़ेगा और ये बैलेंस करके देन वी कैन। वाह, सुपर। सो और ये मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर, आई एम नॉट टेकिंग दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि क्या स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी आपने कवर कर दी है, किस तरह से इसको लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं कि आप जो चैम्बर के चेयरमैन बने, उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया, आपकी लीडरशिप स्टाइल में कुछ इम्पैक्ट आया, सोशल कुछ कल्चरल डिफरेंस आया, हाउ दैट इम्पैक्टेड योर पर्सनल लाइफ? ग्रेट इम्पैक्ट इन माय लाइफ। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इम्पोर्टेंस मिलता है और जो इम्पोर्टेंस होता है, जो करना होता है, डिसीजन लेना होता है, क्रिटिकल सिचुएशन में से पास होना पड़ता है। एक ही इंडस्ट्री के दो सेगमेंट के रिक्वायरमेंट आमने सामने होती है, वो अम्ब्रेला की तरह SGCCI है, तो उनको मैनेज करना होता है। अथॉरिटी के साथ बैठ के रिप्रेजेंटेशंस हो इंडस्ट्री की, वो रखना है। पॉलिसी फ्रेमिंग में इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट में वो लेकर के जाना है और उनको कन्विंस करना है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत सी मीटिंग, बहुत से लोगों के साथ, हर एक लेवल के लोगों के साथ मिलने के बाद एक अपने आप में एक बदलाव आता है, चेंज आता है, जो चेंज करना पड़ता है और अपना घड़तर होता है। वो एक बहुत बड़ी बात है, दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो। हाँ, अब तक मैंने काम किया था लेकिन इस लेवल पर नहीं किया था। तो इस लेवल पर काम करके मेरी लाइफ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ। बहुत कुछ मैं सीखा हूँ और सीख रहा हूँ, ताकि हम अच्छे से अच्छे कैसे परफॉर्म कर पाए। मेरी लाइफ में इतने टाइम इतना लंबा इंग्लिश में कभी बोला नहीं था, तो आई एम नाउ एबल टू डिलीवर द स्पीच इन इंग्लिश ऑल्सो, वाह, at not at the local level, at state levels, and इंटरनेशनल लेवल। but at international level हाँ, also. क्योंकि आप तो पूरा काम ही उसके ऊपर कर रहे हैं। यस, फॉरेन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फॉरेन एम्बेसीज, उनका एक डिप्लोमेटिक डिसिप्लिन होती है, बिहेवियर होता है, कर्टसी होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आदमी कुछ लेकर के सामने आते हैं रजुआत करने के लिए, फिर वो करने की नहीं, वो जो फेस रीडिंग है, उनको एग्जामिन करना, उनकी आवश्यकता को समझना, और वो किस भाषा में दे रहा है, हमको किस भाषा में लिखना है, दैट ऑल थिंग्स आर वेरी एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और प्रेसिडेंट के अलावा भी जो मैंने आपके आसपास के लोगों से सुना है कि एक जो आपकी जो मास्टरी वो ये है कि जो करना है वो करना ही है, उसमें आप कन्विंस भी करते हैं और राजी खुशी से करते हैं। एक तो होता है ना, मैंने नहीं ये करना ही है, जबरदस्ती करवाया। बट जो जिनसे ही मैंने बात की, एक चीज जो कॉमन निकल के आई कि रमेश काका, रमेश अंकल, रमेश भाई, इवन पापा आपकी बेटी से ही मिला तो बोले एमने करવું છે જ કરશે,
लेकिन साथ में उनका जो कन्विंस करने का जो रोल है वो ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती थोपा है. सो हाउ यू डील विद दैट? मतलब बहुत एक अलग सी मुझे एक वो आर्ट लगती है. सर ये नेचुरल बात है। मैं किसी आर्टिफिशियल या किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं ये मानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो नेचर की डिमांड है। ऊपर वाले की मतलब ऑलमाइटी की या नेचर की है। तो बात ये है कि जब आप कुछ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी है, बेटरमेंट फॉर द कंट्री है या बेटरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है, तो ही आप काम करेंगे। सीधी बात है। अगर फॉर द बेटरमेंट है तो देन व्हाई यू हैव टू वरी और व्हाई यू हैव टू स्कोल्ड एनीवन? यू हैव टू एक्सप्लेन हिम इट इज बेनिफिशियल टू ऑल। और उनको कन्विंस करना मतलब उनको समझाना कि जो महत्व है वो ये समझाना है. हाँ ये पूरी इंडस्ट्री के लिए है, इसके लिए है, देश के लिए है, उनके लिए है। तो व्हाई ही शुड नॉट डू इट? और हमारा क्या इसमें द लॉस हो रहा है? तो कोई लोग हो सकता है कि उनके पर्सनल पर्पस से एग्री ना हो, ईर्ष्या से शायद ना हो, उनकी डेवलपमेंट ना हो रही है, मेरी हो रही है, उसी एंगल से शायद हो सकता हो। तो उनको प्यार से समझाना पड़े कि इसमें डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरी सोसाइटी का है, पूरे देश का है। एंड इफ यू कैन कन्विंस देम, तो आपने देखा है कि महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक किया। मतलब इन शॉर्ट जो पर्पस समझाते तो अपने आप वो कन्विंस होते हैं. अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। चलिए अपने आप कन्विंस हो थोड़ा सा जाएंगे। लाइटर मोड में आते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, ये पर्सनल लाइफ पे आता हूँ. यस यस कि जो मैंने आपके बच्चों से सुना है कि अ, एक तो कोई चीज ऐसा नहीं कि जो चीज वो मांगे उनको मिल जाती है, यस कई बार ना बोलना पड़ता है. यस और ये खासकर मैं पेरेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट हूँ वहां से पूछ रहा हूँ कि आज के पेरेंट्स को बहुत 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 ये बहुत मतलब एक बोला ना वो प्रॉब्लम है, कीड़ा है कीड़ा कि बच्चे को ना बोलना, तो जाने लगो ना बोले तो क्या हो जाएंगे, जाएगा। बच्चे क्या कर देंगे. तो बच्चों को ना भी बोलना और वो बच्चे अपने आप को इंस्पिरेशन भी समझे, जुड़े भी रहे, अपने शेयर भी करें. हाउ यू क्रिएट दैट बैलेंस? कोई भी के लिए या स्पेशली बच्चों के लिए वो जो चाहता है वो देना ये अच्छा नहीं है। उनके लिए अच्छा क्या है वो देना अच्छा है। बराबर है. तो बच्चा है वो तो डिमांड करेगा। ही डोंट नो, ही इज नॉट मैच्योर्ड कि इनसे क्या प्लस माइनस होने वाला है, क्या खाना चाहिए, कहाँ क्या घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो हर एक चीज़ में पेरेंटिंग का एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आइडेंटिफाई करना कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है और यूज़फुल है और उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है। तो वो सब चीज़ उनको देना चाहिए जो हमारे पास है। किसी भी प्रकार की मेहनत करके देना चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ उनको नहीं देना चाहिए वो जो उनको बिगाड़े। तो ये कंट्रोल करना ज़रूरी है ना। मेरी लाइफ में मैंने डिसिप्लिन फॉलो की है, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, मेरी ओन लाइफ में भी वो फिनेंशियल डिसिप्लिन हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो। मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेशन रखता हूँ एज ए बिजनेस हाँ एंड बराबर है, इंडस्ट्री। बराबर है, तो बराबर है. ऐसा नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये उनके फायदे में जो उनको समझाना पड़े, उनको अवेयर करना पड़े, उनसे क्या होगा, ये एक्सपीरियंस और ऐसी कुछ घटना है वो उनका एग्जाम्पल दे करके उनको कन्विंस करना पड़े कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है बराबर। मेरी बच्ची जो थोड़ी एडवांस है, विभूति, हाँ हाँ. एकदम उतावली हैं। तो शी वाज वेरी अग्रेसिव टू लर्न फोर व्हील ड्राइविंग। लेकिन उनकी जब तक एज नहीं थी 18 तक, मैंने नेवर हैंडेड ओवर द व्हीकल। तो उनको ये पता होना चाहिए कि एज एज तक नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं देना ये नहीं है, उसके माइंड में भी ये डिसिप्लिनरी एक्शन जाएगी। तो सभी बच्चों को ये ऐसी चीज़ें, ट्रैफिक अवेयरनेस की चीज हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो, अपनी पर्सनल लाइफ की सेफ्टी की बात हो, पेपर में जो घटनाएं आती हैं हमारे बच्चों के साथ, हम फ्रैंकली वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। वाह. इवन सेक्सुअल मैटर्स वी डिस्कस इन हाँ प्रेजेंस ऑफ ऑल, फैमिली में ही।
बहुत बहुत जरूरी है। यस, घर में अगर हर चीज ओपनली डिस्कस माहौल नहीं तो कहाँ डिस्कस करेगा? हाँ, ये और करेंगे। बच्चे के मन में सवाल तो आने ही है, और घर यस, में डिस्कस हो जाता है, राइट गाइडेंस मिलता है। यस, यस, वी नीड टू बी देयर फ्रेंड, और फ्रेंडली ये सब होना चाहिए। तो हमारी कोई भी ये जो हमारी फैमिली में ऐसा है कि पार्लियामेंट होती है, फैमिली में बैठते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, कैरियर की हो, कहीं नई ऑफिस करना हो या कुछ करना हो, जो भी करना हो, एंगेजमेंट की मैटर हो, शादी की हो, एवरीथिंग। तो आज मैं उनका फ्रेंड बन गया हूँ, तो वो मुझे बोल रही है कि मेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढो। मैंने बोला तू ढूंढ ले, तू नाउ यू आर मैच्योर, तक नहीं आप ही ढूंढो, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिताजी जो मेरे लिए करेंगे वो वो सही है, मैं जो कर पाऊंगी उनकी उनसे अच्छा अच्छा ही करेंगे। करेंगे। तो ये एक ट्रस्ट बिल्टअप फैमिली में होना चाहिए, और जहाँ ना बोलनी है वो बच्चों को जबरदस्ती नहीं, उनको फील होना चाहिए कि मेरे हित में नहीं होगा तभी मुझे ना बोला होगा। तो ऐसे टैक्टफुली एंड प्रैक्टिकली कन्विंसिंग, हंसते हंसते लाइटर मोड में उनको ये बात गले से उतर जाए म- तो मैं ही मैं ऐसे इसको होगा। समअप कर दूं, मैं जो आपकी इस पूरी बात में जो समझ आया, पहला कि वो प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ती है। यस, पेरेंट्स यस, खुद ही, जो आपने बोला कि हर ये जगह आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो ये मैं डिसिप्लिन की बात कर सकता हूँ। यस, और यस, बच्चों के लिए ज्ञान से ज्यादा वो देखना, अपने आप यस, अनुसरण करना हो अनुसरण जाता है। करता तो है। पहली चीज एक ये देखी। ये और दूसरा, एक मैंने आपकी बेटी से एग्जांपल सुना था कि वो जहां जरूरी था वहां वो बियॉन्ड जाके आपने काम किया था। यस, मतलब उसने कुछ कहा था कि 9-10 में जब वो लोग थे और आप कुछ एक एरिया में रहते थे जहाँ पे कुछ आजू बाजू माहौल नहीं था, आपकी ऑफिस उसके पास थी, फिर भी आपने स्ट्रेच करके अलग एरिया में जहाँ उनको सही माहौल मिले, सही चीजें मिले, और आपको अप डाउन करने में परेशानी होगी, वो पेन आपने लिया था। तो बच्चों को दिखता है कि जहाँ जरूरी था तो मेरे पापा अपने आप को भी नहीं बख्शते हैं, तो हमको नहीं बख्शे तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं। और मेरा दूसरी बच्चा चीज, हाँ, बालकृष्ण, हाँ, सॉरी ब्रेक में, हाँ, एसएससी में आने वाला था, 9वें स्टैंडर्ड में था, और तब उनके साथ खेलने वाले बच्चों में 3-3 बार एसएससी में फेल हुए स्टूडेंट्स थे। आई टोल्ड टू माय वाइफ कि हमको कुछ करना पड़ेगा। मैं बंगला वाली सोसाइटी में अच्छी तरह से हाँ, रहता फ्रेंड हाँ, में, हाँ, उधर से मैं शिफ्ट होकर के वात्सल्य में आया उस टाइम। तो बराबर है। रीजन यही था कि हाँ, ये ऐसा कोई फिर कोई बाद एरिया में अच्छा कुछ नहीं बुरा हो नहीं है, पाता। मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ चाहता हूँ, उसके वो फिट तो नहीं हो रहा है, हाँ, 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 बराबर है। बट वो पेन लेने की तैयारी होनी चाहिए ना। यस, यस, नहीं तो होनी भाई चाहिए। ठीक है, बच्चे अपनी लाइफ करेंगे, मैं मेरा कंफर्ट देखो ना, वो ये और वो ये बच्चे को ये दिखता है। हाँ, दिखता है। और दूसरी जो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली एज अ पेरेंटिंग, ओपन डिस्कशन इन द यस, फैमिली। फैमिली, वो यस। चाहे वो जो से बोला सेक्स वाली चीज है, या चाहे वो एनीथिंग। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर चीज डिस्कशन जब होता है तो बच्चे के लिए शेयर करना भी इजी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेरेंट्स से बेटर उनको गाइडेंस नहीं मिलता नहीं है। देता। बच्चे ये सारी चीजें करने वाले तो है ही, पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो गाइडेंस किससे लेंगे? अपने ऐसे इसीलिए दोस्तों से, और फिर वो गलत रास्ते चलते हैं। यस, अमेजिंग यस, सर। यस, यस। कोई लड़की अननेसेसरीली अनवांटेड किसी फंटूस लड़के से साथ भाग जाती है, और फिर जो घटना सामने आती है, वो चर्चा हम हमारे फैमिली में करते हैं, हाँ, 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 और हाँ। उनको दिखाते हैं कि ये देख ये है आज क्या उनकी सिचुएशन है, क्या ये है, क्या है वो। तो प्रैक्टिकल घटना के साथ एग्जांपल देकर के उनको बताना चाहिए, देन दे हैव टू डिसाइड। आज भी हमारी फैमिली में कोई भी एंगेजमेंट के लिए भी हम ही हकी करें वो नहीं है, उनके लिए ओपन है, हाँ, ठीक है। इवन दो दे आर नॉट देयर। एक्चुअल एक चीज बोलूं, जहां ओपन होता है ना, हाँ, वहां बच्चा चॉइस नहीं करता है। नहीं जहां करता है। वो प्रेशर होता है ना, या वहां बच्चा वैसा होता है, जो मेरे अनुभव से मैंने देखा फ्रीडम दे समझा दो। है। बराबर है। हाँ, ठीक है। एक जो और एक पर्सनल लाइफ से जो मैंने चीज जानी कि गुजराती फूड बहुत पसंद है, आप फूडी हैं, लेकिन आपको बड़े ऐसे शांति से खाने को चाहिए, और मिठाइयाँ दिख जाए तो फिर तो लोग ना बालक बनी जाए। ये आपकी आपकी बेटी ने कहा था कि पप्पा ने बोले गुजराती बोले इसके ना लापसी ने वो मળી જાય એટલે બોલે આમ બાળક બાળક થઈ જાય। सो यू एंजॉय दैट अ लॉट। यस, सो यस। व्हाट काइंड ऑफ फूड आपसे जानना चाहूंगा, यू एंजॉय ना, हाउ यू डू दैट? देखिए આપણા આયુર્વેદમાં એવું કહેવાયું છે કે અમારું શરીર સ્વસ્થ હશે તો જ મન સ્વસ્થ રહેશે, અને મન સ્વસ્થ હશે તો જ તમે સારી રીતે કામ કરી શકશો. એટલે આત્મા, મન અને શરીર, शरीर આ ત્રણનું કોમ્બિનેશન થાય છે ત્યાં લાઈફ બને છે. बने છે। હવે ત્રણેયનું બેલેન્સિંગ, ઇવન ગીતામાં જે કૃષ્ણએ જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે, તો સારો પૌષ્ટિક ખોરાક એ શરીર માટે આવશ્યક છે, એમાં તો કોઈ શંકાને शंका સ્થાન नहीं। નથી.
ખેડૂત પુત્ર હોવાના કારણે ખેતીમાં મેં ખૂબ કામ કર્યું, શ્રમ કરેલો છે, ખૂબ જ કમ શ્રમ કરેલો છે. એટલે ખોરાક અને એનાથી શરીરનું બંધારણ એ ખ્યાલ આવ્યો છે. અને ખેતીની સાથે સાથે અમારે પશુ પણ રાખતા હોઈએ, ગાય, ભેંસ હાથે. હા એટલે એનો ઓરિજિનલ ખોરાક અમે બાળપણમાં યુવાની સુધી ખૂબ ખાધો. એટલે એના પ્રમાણમાં અત્યારનો જે જંક ફૂડ આવે છે ને એ આમ બેસતો નથી. બરાબર છે. આમ ક્વોલિટીના એંગલથી ભલે અંદર ગમે તે વસ્તુ નાખતા હશો કે ગમે તે કરતા હશો, પણ ઓરિજિનલ ખોરાકના તો જે ગુણ છે. કન્ટેન્ટ બોડીને જે મળવા જોઈએ, હું એવું ઇન્સિસ્ટ કરું છું અને મારા ફેમિલીમાં પણ હું કહું કે એ જે તમારી બોડીને જરૂરી હોય એ તમારે ખાવું જોઈએ. તમને જીભમાં ગમે છે, સ્વાદ આવે છે એટલે નહીં. સ્વાદ 100% જરૂરી છે, હા જરૂરી છે. એનાથી આનંદ આવે તૃપ્તિ છે, આવે છે. બરાબર છે. પણ એની અતિશયતા, એનીથિંગ ઇન એક્સેસ ઇઝ પોઈઝન. તો હું ખાવાનો ખૂબ શોખીન છું. અને ખાસ કરીને દેશી ગુજરાતી ફૂડ આપણું જે હોય, ઓરિજિનલ હોય, ઘી, દહીં, દૂધ, છાશ, એ ઓરિજિનલ ખાવાનું પસંદ કરું. અને બાળપણમાં મમ્મીના હાથનું જે બનેલું હોય, લાપસી, સુખડી અને ચૂરમું, આ બધી હા જે જે આઈટમ એકદમ જે એકદમ રાજસ્થાનમાં દેશી પણ ટિપિકલ દેશી જે એ છે, ખોરાક છે. હા. તો એ વધુ પહેલેથી ખાધેલું છે એટલે બોડીને પણ અનુકૂળ છે અને એમાં નુકસાન થતું નથી અથવા તો ઓછું થાય છે. એટલે ફાસ્ટ ફૂડ નથી ખાતો એવું નથી, હું પણ બધું જ ખાઉં છું. હા બરાબર પણ છે. હેલ્થ માટે કયું બાબત જરૂરી છે, હું પહેલાં ખાઉં છું. અને આવી જે સ્વીટ છે દેશી, એ વધુ પસંદ કરું છું. પણ શરીર હશે તો જ આ બધું બધું થવાનું માણવાનું છે. છે. શરીર હશે તો જ બધી એક્ટિવિટી થઈ શકશે, કામ થઈ શકે. એટલે શરીર સાચવવું એ જરૂરિયાત તો છે જ, ફરજ પણ છે. ફરજ પણ છે. ઈશ્વરે તમને આ એક બોડી ભાડેથી આપ્યું છે અને એ ભાડેથી તમારે જિંદગી જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી વાપરવાનું છે. પણ એ ભાડાવાળા મકાનને ખરાબ કરવાનો અધિકાર તમને નથી. નથી. એને સાચવવાની જિમ્મેદારી તમારી છે. અને એટલે આપણે બોડીને પણ સાચવવું જોઈએ. એટલે શરીર સ્વસ્થ રાખીએ, મન સ્વસ્થ રાખીએ, અને મન સ્વસ્થ રાખીએ તો આત્મા પણ સ્વસ્થ રહે અને ઈશ્વરની પ્રતિ આપણે ગતિ કરી શકીએ અને આપણું જીવન શ્રેષ્ઠ બની શકે એવું માનવું છે મારું. गुड गुड थैंक यू. अब एक दो लास्ट क्वेश्चन है फिर Yes. वाइंड अप करें, फिर आपको शेयर करना हो तो ऑलवेज मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनना समझना, बट मेरे आंसर जो एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ. आपके फ्यूचर क्या प्लान, क्या गोल आपकी लाइफ के बारे में, पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपके फ्यूचर प्लान आपके दिमाग में चलते हैं? आज मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ मेरी लाइफ से. जो मुझे करना चाहिए वो मैंने किया. जो मुझे मिलना चाहिए उससे बहुत अनेक गुना मुझे मिला. आई एम हैप्पी विद दैट. लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बना, पहले था थोड़ा लेकिन एसजीसीसी का प्रेसिडेंट बना तो बहुत से काम ध्यान में आई. तो फ्यूचर में अगर अभी कुछ काम करना है तो देश के लिए ही करना है वाह. और देश की इकोनॉमी के लिए करना है. आप मेरे साथ सहमत होंगे नवीन भाई. यू आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. आई एम ऑल्सो इकोनॉमिक्स. अपने बाप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को और अपने देश को कौन महान देखना नहीं चाहता? एग्जैक्टली. वेरी पावरफुल. कौन महान नहीं देखना चाहता? एवरीवन. तो महान देखने मानने से तो होगा नहीं, काम करने से होगा. करना पड़ेगा कुछ. तो मेरा ये मानना है कि भारत को अगर महान बनाना है, मजबूत शक्तिशाली बनाना है, तो इंडिया मस्ट बी एन इकोनॉमिक पावर हाउस. इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा? आसपास के देश में जो हमारे पड़ोसी है उसमें से कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है. नहीं है, बराबर है. और अच्छा तब होगा जब आप उनको हेल्प करेंगे. हाँ. चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हमारा अच्छा दोस्त नहीं रहा, फिर भी लेकिन अब अच्छा होने लगा है. तालिबान ने रूल किया, फिर भी हमने कुछ भेजा उधर लोगों के लिए. हम रूल के साथ नहीं है, हाँ हाँ. लोगों के साथ है. पाकिस्तान को भी हेल्प करते हैं नेशनल कैलेमिटीज क्राइसिस की में. हाँ टाइम. बराबर है. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब देश देखो अपने जैसे स्ट्रांग नहीं है, अपने पाड़ोशी. તો પાડોશી પેલો ભાઈ છે. हाँ हाँ. એટલે પેલો એની ભાઈ નહીં પહોંચે પણ પાડોશી પહેલા પહોંચશે. અને નાનો છે બરાબર तो છે. वी हैव टू हेल्प देम. हमने बहुत सी हेल्प की है और हेल्प करोड़ों रुपयों की करनी चाहिए.
तब जा कर के वो हमारे अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छे दोस्त बनेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इंटरनेशनल और रीजनल जो एसोसिएशंस है, ब्रिक्स हो, खवाड़ हो, एससीओ हो, ये सार्क हो, तो उसमें हमारी लीडरशिप आगे बढ़ेगी। G20 हो, G7, एनीथिंग। तो हमारी लीडरशिप का जो सोर्स है, मैं मानता हूं, दैट इज द इकोनॉमिक सोर्स। और इकोनॉमिकली इंडिया पावरफुल होगा तो कोई भी कंट्री फ्रेंडशिप करेगा, और इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे तो आपके पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ होंगे, टेक्नोलॉजी होंगे, एवरीथिंग होगा, तो कोई ये हमला करने से भी डरेगा। डरेगा। हाँ, वो बोलते हैं ना, बोले युद्ध टालने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी करो, और वो सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए, पराक्रम हमारे पास होना चाहिए। 3 दिन पहले हूथी रेड सी में एक जहाज जो हमारा नहीं था, हाँ दूसरों का था, इंडियन हाँ, अभी न्यूज में आया। नेवी ने 17-18 लोगों को बचाया वहां से। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो 2-3 दिन का ऑपरेशन करके उनको बचा बच्चा करके के देखा। लेके। तो ये सामर्थ्य है इंडिया का। तो ये सामर्थ्य बनाने के लिए वी नीड टू बी मोर पावरफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स, और वो देश का वड़ा प्रधान अकेला नहीं कर सकता। अकेला कुछ नहीं करता, वो बराबर। गोल बनाएगा, वो प्लान बनाएगा, प्लान वो बनाएगा। स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो पॉलिसी बनाएगा, लेकिन काम तो हम सबको करना वो बोलते पड़ेगा। हैं सबसे बड़ी देश सेवा है खुद के ऊपर काम करना। काम तो करना खुद बदलोगे समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा वो राष्ट्र अपने आप बदलने वाला है। अपने आप बदलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो कोई भी काम कर रहा है वो ऐसा करे कि मैं नेक्स्ट ईयर डबल करूंगा। 1 सुपर। करोड़ का काम कर रहा हो तो 2 करोड़ का काम करे, तो इंडिया की जीडीपी अपने अपने आप ही आप बढ़ेगी। डबल होगी कि नहीं होगी? और वो डबल होगी तो वी आर मार्चिंग, वी हैव बीन बाय क्रॉसिंग ब्रिटेन and हाँ, became the 5th largest economy of the world, and we are now marching towards being a 3rd largest economy of the world. બરાબર. તો એ કરવા માટે આપણે સૌએ નરેન્દ્ર મોદી છીએ એમ ગણી માનીને કામ કરવું પડશે, એટલા કલાક કામ કરવું પડશે, અને સુપર. ઇકોનોમીને સ્ટ્રોંગ બનાવવી બનાવવી પડશે. પડશે, તો तब जाके भारत ग्रेट इन इकोनॉमिक टर्म्स बनेगा। जैसे चाइना ने सिल्क रूट का प्लान किया, ऐसे इंडिया ने यूरोपियन ગલ્ફનો જે ઇન્ટરનેશનલ રૂટ તૈયાર કિયા है. રૂટ તૈયાર કરવા માટે જે પ્લાન બનાવ્યો, ઇટ વિલ ગીવ ઇમ્પેક્ટ, ઇટ નીડ્સ હ્યુજ ટર્મ ઇન હ્યુજ ટર્म्स डॉलर्स। तो ये भारत को, देश को महान बनाने के लिए सबको काम करने पड़ेगा ना। उसी दिशा में मैंने ये मिशन 84 के अंतर्गत शुरू किया है, और भारत के लोग जो बाहर बसे हुए हैं, बहुत से साथ डेली नवीन भाई उनके साथ जोड़ान हो रहा है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी इंडिया शाइनिंग Progress. इन द स्काई ऑफ द वर्ल्ड। तो वापस वो सोने की चिड़िया बने. यस यस, अननोन लोगों का फोन आता है मेरे ऊपर कि हम यहाँ ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उधर से भेजिए। तो हम यहाँ एक्सपोर्टर क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके हम अपनी सेवा, गुड्स अन्य देशों में भेजे और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, और वैसे फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग होगा, तो अपने आप में इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस होगा। चलिए, ऐसे मेरे क्वेश्चन कंप्लीट. लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको कुछ ऐड करना हो कीजिएगा. मैं यूथ के साथ रहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी लाइफ यूथ के साथ है, बच्चों को पढ़ाता हूँ सुबह. तो एनी मैसेज टू द यूथ, एंड देन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और विल एंड. युवाओं के लिए मैसेज. मेरे प्रिय युवाओं, शास्त्रों में ऐसा सुना है कि 84 लाख योनि में से पसार होने के बाद मानव जीवन मिलता है। 84 उसमें भी है। 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થયા પછી જીવન મળે છે, અને એ જીવનનો મહત્વનો રોલ ભાગ જે છે તે યુવાની છે. એટલે વેનેવર યુ ટ્રાન્સફોર ફ્રોમ કિશોરાવસ્થા ટુ યુવાવસ્થા, અને યુવાવસ્થામાં જ્યારે તમે આવો ત્યારે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે આ જીવન ફરીથી મળવાનું નથી, અને તમારું જીવન શાના માટે છે. ઉપરવાળાએ, ઓલમાટીએ, ઈશ્વરે કોઈ એક વ્યક્તિને અત્યાર સુધીમાં રિપીટ કર્યા નથી, સેમ બીજી વ્યક્તિ હોતી જ નથી. ધેટ્સ વાય યુ આર યુનિક, એન્ડ એઝ બિંગ એ યુનિક યુ હેવ અ ડિફરન્ટ એન્ડ યુનિક રિસ્પોન્સિબિલિટી
ટુ પરફોર્મ, તો તમારે એ રોલ પરફોર્મ કરવાનો છે અને એ રોલ પરફોર્મ કરવા માટે આપણી જાતને આપણે ઘડવી જોઈએ. સતત ખૂબ વાંચન કરો, સારું વાંચન કરો, સારા લોકોને સાંભળો, સારા લોકોની સંગત કરો. ઋગ્વેદમાં એક શ્લોક છે, એની પંક્તિ છે, આનો ભદ્રા ક્રતવો યંતુ વિશ્વત. અમને દરેક દિશાએથી શુભ અને સારા વિચારો પ્રાપ્ત થાવ. સારા વિચારો પ્રાપ્ત કરવા એ પણ એક સદભાગ્ય છે. અને ઋગ્વેદનો એક બીજો શ્લોક છે, એમાં એવું કહેવાયું છે કે ખર્ચ કરીને પણ વિદ્વાનોની સાથે બેસો. ધેટ મીન્સ સારા અને વિદ્વાન લોકો સાથે બેસીએ તો આપણને સારું સારું મળે, ભલે ખર્ચ થાય. તો આવું સારું સારું મેળવીને, સારું પ્રાપ્ત કરીને તમારી જાતને, તમને જે ઈશ્વરે આપેલું છે એમાં શું છે, હું કોણ છું, આ શા માટે આ ધરતી પર હું આવ્યો છું, મારે શું કરીને જવું જોઈએ. એટલે માત્ર પોતાનો વિચાર ન કરતા સમાજનો પણ વિચાર કરીએ, આજુબાજુના લોકોનો પણ કરીએ, ગામનો પણ કરીએ, દેશનો પણ કરીએ અને વિશ્વનો કરીએ. વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના ભારતે આખા વિશ્વને આપેલી છે. ત્યારે આપણે દેશના એક સૈનિક બનીને, શ્રેષ્ઠ સૈનિક બનીને એવું જીવન જીવીએ, એવું સર્જન કરીએ કે સમગ્ર વિશ્વને ભારત તરફ જોવું પડે. આજે વિશ્વમાં સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીની બાબતમાં આખું વિશ્વ ભારતના યુવાનો પર ટ્રસ્ટ કરે છે. એ શું છે? એ એક એક્ઝામ્પલ છે કે ભારતમાં ભણીને વિદેશમાં જઈને પણ એવું કામ કરી રહ્યા છે કે વર્લ્ડની બેસ્ટ ટેકનોલોજી કંપનીના CEO પદે આપણા યુવાનો બિરાજે છે. એ આપણા માટે બહુ મોટી પ્રાઉડની વાત છે. તો આપણે કેમ ન હારી શકીએ? આપણે એ જ કરવું એવું નથી. તમે જ્યાં છો, જે સ્થિતિમાં છો, જે સંજોગોમાં છો, એમાંથી બેસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો અને યુવાનીના પીરિયડમાં જેટલું ગેઇન થઈ શકે એટલું ગેઇન કરો. નવીનભાઈ જેવા સર હોય, આપણને માર્ગદર્શન આપતા હોય, ગાઈડન્સ આપતા હોય, આપણી કેરિયર બનાવવા માટે સમજણ આપતા હોય, તો એવા લોકો પાસેથી જેટલું મળે એટલું લઈ અને આપણી જાતને શ્રેષ્ઠ બનાવીએ, મહેનત કરીએ, શ્રમવાળું જીવન બનાવીએ, સ્વાર્થી ન બનીએ, દ્વેષ વૃત્તિ ન રાખીએ, કોઈની ઈર્ષ્યા પણ ન કરીએ, કોઈની ચોરી ન કરીએ અને આપવાની ભાવના રાખીએ. ભીખ માગવાના બદલે કંઈક આપવાની ભાવના કેળવીએ તો મને એવું લાગે છે કે પછી બાકીની જિંદગી પણ તમારી 100% બેસ્ટ જિંદગી થશે. યુવાનીમાં જેટલું ગેઇન થઈ શકે એટલું કરી તમે પોતે તો આનંદ પામી શકશો, પણ સાથે સાથે અનેક લોકોને આનંદ આપી શકશો અને એ દ્વારા આપણા દેશને સમૃદ્ધ કરી શકશો એવું મારું માનવું છે. આવું કરવામાં હું તમારી સાથે છું. थैंक यू सर. सो आई होप इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें सीखी होगी, कैसे ये चैम्बर काम करता है, किस तरह एकदम छोटे से गांव से उठ के इस तरह का पूरा वो बोलते हैं रैग्स टू रिचेस की स्टोरी बनाई जा सकती है, और आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली होगी. और सच में आपको थोड़ा बहुत भी इस पूरे एपिसोड में कुछ सीखने को मिला हो और आपको लगता है किसी को भी ये हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए. और आपको इस पूरे एपिसोड को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो निश्चित तौर पर कमेंट पे रखिए. मैं सर से कनेक्ट करके उनसे अगर जानना हो, उनसे जान के वापस उसको मैं रिप्लाई करूंगा. सो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए थैंक यू.